सो आज अपन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं। सो फूड को ब्रेक किया जाता है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ताकि ब्लड जो है उसे बॉडी के पार्ट्स को प्रोवाइड कर सके। हमारे सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली मैक्रो फूड पार्टिकल्स तो नहीं कर सकते एब्जॉर्ब, इसलिए उनको स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक करना पड़ता है। इसके बाद आता है एंजाइम्स। एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी को नहीं बढ़ाएंगे, रेट को बढ़ाएंगे। ये प्रोटीन्स होते हैं, ये हीट करने पे ब्रेक कर जाते हैं और ये ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर पे ही काम करते हैं और ये केवल एक ही काइंड ऑफ सब्सटेंस पे वर्क करते हैं जिसे सबस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है अपना माउथ। माउथ जो कि पहला है एलिमेंट्री कैनल का पहला पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले माउथ में क्या क्या होता है, मतलब माउथ को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं, है ना। तो माउथ में, माउथ के आसपास क्या होता है, लिप्स और टंग। तो लिप जो है अपने माउथ की ओपनिंग और में हेल्प करते हैं, मतलब अपन लिप से ही माउथ को ओपन कर, मतलब बोलने में हेल्प करते हैं। लाइक प म ऐसे लेटर्स है लिप से ही निकलते हैं। और टंग जो है अपने फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि सलाइवा मतलब सलाइवा एंजाइम होती है, तो उसको मतलब उसकी वर्क, उसका एफिशिएंट वो वर्क हो, इसलिए जी उस जी उस फूड के साथ उसको मिक्स करना पड़ेगा और वो काम जीभ करती है। तो उसके बाद टंग अपनी स्पीकिंग और चूइंग में हेल्प करते हैं, यानी कि अपन को बोलने में, लाइक कहीं बोलने में टंग का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और चूइंग मतलब अपन चबाते हैं, उसमें भी अपनी टंग हेल्प करती है। इसके बाद टीथ, जिसे डेंटिशन भी कहा जाता है, और ये भी टीथ जिसे डेंटिशन भी कहा जाता है और ये भी बोलने में हेल्प करते हैं। लाइक तो ये सारे वर्ड्स अपन टीथ के बिना बोल ही नहीं सकते। तो ये चार टाइप के होते हैं टीथ ह्यूमंस में। तो इंसिजर जो कि कटिंग के काम आते हैं फूड के। उसके बाद होता है कैनाइन जो कि टीयरिंग के काम आते हैं। ये कार्निवोर्स में ज्यादा डेवलप होते हैं, जो कि ऑब्वियसली हर्बीवोर्स में ज्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि हर्बीवोर्स को चबाना होता है। और कैनाइन को जो उनकी मीट होती है वो, मतलब कैनाइन से मीट को टीयर करते हैं। और कार्निवोर्स में टीयरिंग की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए कैनाइन कार्निवोर्स में ज्यादा डेवलप होते हैं, है ना। ह्यूमंस में कैनाइन डेवलप होते हैं, पर मोलर थोड़े ज्यादा डेवलप होते हैं। एक्स्ट्रा मोलर एक आता है 17 से 20 साल की उम्र में, जिसे विजडम टूथ के नाम से जाना जाता है। ह्यूमंस जो है हीट्रोडोंट होते हैं, यानी कि इनमें अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। पर कुछ कुछ एनिमल्स, वो उनमें केवल एक ही टाइप के दांत होते हैं। लाइक लिजर्ड ले लो या फिर फ्रॉग ले लो। फिर मोलर्स एक ही सेट में आते हैं, केवल परमानेंट टीथ में आते हैं। मतलब अगर तुम किसी बच्चे में जाके देखोगे तो उसमें मोलर्स नहीं होंगे। और अगर कभी किसी ने तुमको बोला कि इसके मोलर्स यहाँ है, तो वो एक्चुअली मोलर्स नहीं, वो प्री मोलर्स की बात कर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आता है ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला। तो बच्चों में 2120.2120 अब ऊपर के जबड़े के एक हाफ में 212, यानी कि 2 इंचिजर, एक कैनाइन और 2 प्रीमोलर होते हैं, और नीचे भी ऐसा ही होता है। तो मतलब टोटल 20 दांत होते हैं एडोलेसेंट में 2122/2122, और एडल्ट में 2123/2123, क्योंकि इनमें 4 विजडम टूथ भी जुड़ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनामल, उसके बाद डेंटाइन होता है इसमें, उसके बाद पल्प, उसके बाद पेरीडेंटल मेम्ब्रेन। ये इनामल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, CA3PO4 होल्ड फाइज। जो फ्लोराइड टूथपेस्ट होती है हम इसको CaF2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली 3 होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। लिंगुअल। ये सलाइवा जो होता है उसका पीएच 6.8 होता है और ये 99% वाटर होता है। और इसमें सलाइवरी एमिलेज 1% होता है, जिसे पिटालिन के नाम से भी जाना जाता है। एमिलेज मतलब जो भी कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता होगा तो उसे एमिलेज कह देते हैं। वाटरिंग मतलब सलाइवा जब अपने मुंह में टपकने लगता है, क्योंकि अपन को मतलब अच्छे से खाने का ही याद आ जाती है, या फिर अपन उसके सामने बैठे रहते हैं, मतलब अपने सामने अगर बहुत ही अच्छा टेम्पटिंग सा खाना हो और उसकी प्लेट अपने सामने हो, तो अपना जो है इवोल्यूशनरी तरीके से ही अपन को ऐसा डेवलप्ड है कि अपने मुंह में जो है सलाइवा सीक्रेट होने लग जाता है। मॉइस्ट एंड लुब्रिकेट इनर टंग, मतलब सलाइवा मॉइस्ट, मतलब सलाइवा इनर टंग को लुब्रिकेट करते हैं और उसको मॉइस्ट बनाते हैं। ये फूड पार्टिकल्स को डिसॉल्व करता है ताकि टेस्ट बड काम कर सके। टेस्ट बड कभी भी अलोन काम नहीं कर पाती। और यहाँ से जो फूड मास ईसोफेगस में जाता है उसे बोलस के नाम से कहते हैं। और बोलस जो होता है उसे बोलस के नाम से कहते हैं। और बोलस जो होता है उसे गोल रखने में, मतलब वो गोल गोल गोले टाइप के होते हैं फूड के, और उसे गोल रखने में सलाइवा बहुत हेल्प करते हैं। सलाइवा स्टार्च को भी काफी कुछ डाइजेस्ट कर लेता है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होती है, और ये पिटारिन के, मतलब पिटालिन यानी कि सलाइवा के प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि
मोनोसैकेराइड मतलब मोनो मतलब एक, सैकेराइड मतलब शुगर, तो मोनोसैकेराइड मतलब एक शुगर होता है। सो मोनोसैकेराइड के बेसिकली तीन प्रकार होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, है ना। और ये मतलब इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से कुछ कुछ डाइसैकेराइड बनती है। तो एक जो सुक्रोज है डाइसैकेराइड, वो एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज से मिलकर बनी होती है। जो मैल्टोज है वो दो ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। और जो लैक्टोज जो मिल्क वाली है वो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से होती है। ये जो सुक्रोज होता है वो शुगर होती है, मतलब बेसिकली जो अपन मीठी शक्कर खाते हैं वो वाली। ये सलाइवा माउथ को क्लीन करता है और टूथ डिके को भी ये प्रिवेंट करता है। और ये बॉडी में वाटर बैलेंस में भी हेल्प करता है। एपिग्लॉटिस, तो एपिग्लॉटिस जो होता है वो विंड पाइप और इसोफेगस के बीच में होता है ना। और जो विंड पाइप और इसोफेगस के बीच में होता है, मतलब ये ऐसा फ्लैप करता है। मतलब जब अपन सांस ले रहे हो तब वो इसोफेगस चला बंद होता है, और जब अपन को खाना खा रहे हैं तब वो ऐसे मतलब फ्लैप तब वो ऐसे मतलब फ्लैप कर जाता है, ताकि केवल विंड पाइप में खाना ना घुस जाए। नहीं तो काफी ज्यादा समस्या हो सकती है अगर विंड पाइप में खाना घुस गया तो। सो फूड इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कारण जाता है, ग्रेविटी के कारण नहीं। यानी कि अगर आप उल्टा रख के भी खाओगे फिर भी आपका फूड जो है ही जाएगा। इसोफेगस, इसका डाइजेशन में ऐसा कोई काम नहीं होता, बस ये पैसेज होता है फूड को पास कराने के लिए, ठीक है। स्टमक, स्टमक एक हाईली मस्कुलर वॉल से बना होता है और एक गैस्ट्रिक जूसेस के साथ फूड को मिक्स मिक्स करता है। अब यहाँ पे अगर स्टमक में एक ही समय पे ज्यादा ही फूड हो गया तो ऊपर वाला इसोफेगस के वॉल से ओपन हो सकता है, और फिर मतलब अगर मतलब जो फूड स्टमक में गया वो फिर से इसोफेगस से बाहर निकल गया अगर, तो वॉमिटिंग हो सकती है। इसके बाद स्टमक में बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडियक, पायरोलिक। कार्डियक इसोफेगस वाला वॉल, मतलब इसोफेगस की तरफ वाला पार्ट होता है, फंडियक बीच वाला पार्ट, और पायरोलिक इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है फूड को। सो अगर कभी ये खराब हो गया तो फिर इनडाइजेशन जैसी समस्या आती है, लाइक मतलब फूड गैस्ट्रिक जूसेस से ढंग से मिक्स नहीं कर पाएगा, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। गैस्ट्रिक जूस मतलब बेसिकली HCl होता है, और ये पेप्सिन को एक्टिवेट करने को काफी कम पीएच रिक्वायर्ड होती है, इसलिए HCl यहाँ पे प्रेजेंट होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन सेल को एसिड से प्रोटेक्ट करता है, मतलब बेसिकली स्टमक में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि सेल को एसिड से कंट्रोल करता है, मतलब स्टमक के सेल्स को, स्टमक की वॉल्स वाले सेल को। इसके बाद आता है पेप्सिनोजन, जो कि HCl के प्रेजेंट में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। HCl की पीएच 2 होती है, ये डीएक्टिवेटेड है, पर पेप्सिन मतलब ये HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद प्रोटीन्स का भी काफी कुछ डाइजेशन यहाँ पे होता है। प्रोटीन्स पेप्सिन के प्रेजेंस में यहाँ पे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और 20% प्रोटीन का डाइजेशन बेसिकली यहाँ होता है, रिमेनिंग आगे जाके होते हैं। उसके उसके बाद प्रोरेनिन एक करके केमिकल होता है, जो HCl के प्रेजेंस में रेनिन बन जाता है, और मिल्क प्रोटीन रेनिन के प्रेजेंस में पैरासिसिन बन जाता है, और एडल्ट्स में रेनिन वाली प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। 3 घंटे करीब करीब फूड स्टमक में रहता है, और जो स्टमक से फूड निकलता है उसे काइम बोलते हैं, ठीक है, काइम। इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 7 मीटर लेंथ वाली होती है, और इसका सरफेस एरिया हाई ही होता है। इसके एक स्पेसिफिक पार्ट का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा हाई होता है। तो इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। डुओडेनम मतलब का जो शॉर्ट सा अपर पार्ट होता है वो होता है जिसमें लीवर, गॉल ब्लैडर और कॉमन बाइल डक्ट निकलते हैं यहाँ से। इसके बाद जेजुनम जो 2 मीटर का होता है, 2 मीटर की इसमें एम्पलीट्यूड, एम्प्टी ट्यूब होती है डेड पीपल में, इसलिए इसका, और जेजुनम जो वर्ड आया है वो एम्प्टी से ही आया है ग्रीक वगैरह भाषा में, तो इसीलिए इसको जेजुनम बोलते हैं। इलियम 4 मीटर की होती है, लॉन्गेस्ट होती है, ऑब्वियसली क्लियर है। और ये इसमें विलाई इसमें ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि लैक्टियल को सीक्रेट करते हैं, जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद बाइल आता है, बाइल लीवर सीक्रेट करता है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और ये येलो ग्रीन सा वाटर होता है। गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट में जुड़ता हुआ डुओडेनम में जाता है। इसके बाद इसका कलर दो केमिकल्स की वजह से आता है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन जो होता है वो डेड आरबीसी के पिगमेंट से आता है। ये यूरिन को भी येलो कलर देता है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स नीड बेसिक मीडियम व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय NaCO3, है ना। मतलब पैनक्रियाटिक एंजाइम को एक बेसिक मीडियम चाहिए होता है, तो वो इसीलिए बाइल उनको NaCO3 प्रोवाइड करता है, इसीलिए बाइल इंपॉर्टेंट इसीलिए।
बाइल इंपॉर्टेंट होता है। और फैट्स जो है बाइल के प्रेजेंस में एमल्सिफाइड फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि वंस अगेन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की एक्शन को जो है स्ट्रेंथन करते हैं। इसके बाद एसिडिक काइम NaCH2 के प्रेजेंस में अल्कलाइन काइम में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद पैनक्रियाटिक जूस एमिलोप्सिन जिसे कहते हैं, ये 30% स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट होती है और 70% पैनक्रियास में, और बचे कुछ स्टार्च माल्टोज। उसके बाद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन ऑफ रिमेनिंग प्रोटीन्स, मतलब जो बचे हुए प्रोटीन्स होते हैं, जो 80% प्रोटीन, मतलब 20% पीछे होता था प्रोटीन, मतलब 20% पीछे होता था स्टमक में, अब 80% प्रोटीन्स यहाँ पे होते हैं ये इनमें। सो ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो एंटेरोकाइमेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोटीन ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो बचा हुआ स्टार्च होता है वो एमिलेज की प्रेजेंस में, पैनक्रियाटिक एमिलेज की प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जो इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं वो स्टेप्सिन और लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी अब फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एक बार बेसिक यूनिट देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक यूनिट मोनोसैकेराइड होती है, फैट्स की बेसिक यूनिट फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल होती है, और प्रोटीन्स की अमीनो एसिड्स होती है। पेप्टाइड्स पेप्टिडेज की प्रेजेंस में अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, माल्टोज माल्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, सुक्रोज सुक्रेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और लैक्टोज लैक्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन अमीनो एसिड और ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लिवर यानी कि हेपेटिक रीजन में जाते हैं, तो वहां पे उनका हो जाता है एब्जॉर्प्शन। फैटी एसिड्स जो है लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब होते हैं। लैक्टियल्स मतलब वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई पे सिक्रीट होता था ना, वही मतलब। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स है, कई कम जो कि ब्लाइंड पाउच है जिसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। उसके बाद कॉलन जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है। उसके बाद रेक्टम जो कि अपनी जितनी भी टट्टी होती है उसको स्टोर करता है। और जो मतलब जो डिफिकेशन होता है यानी कि जो अपन टट्टी करते हैं वो एक्सक्रीशन से अलग होता है ना, मतलब उसको एक्सक्रीशन नहीं बोल सकते हम। और ये जो फीकल मैटर होता है, मतलब जो टट्टी होती है उसमें 75% पानी और 25% अदर मटेरियल होता है। इसके बाद एजिमिलेशन, एजिमिलेशन एब्जॉर्ब फूड को फंक्शन में लाता है। ये प्लांट्स में मतलब जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो ह्यूमंस में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है और प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में। उसके बाद ग्लूकोज इंसुलिन के प्रेजेंस में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और अमीनो एसिड्स को अपन स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए वो लिवर मतलब लिवर में ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, जिसे डीअमीनेशन कहा जाता है, और वो यूरिया और ग्लूकोज बनाते हैं। और ऑब्वियसली यूरिया तो मतलब खतरनाक चीज है, तो फिर यूरिया अपने एक्सक्रीशन से खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद एक ग्लूकोज हो जाता है जो कि अपन ऑब्वियसली यूटिलाइज कर लेते हैं। उसके बाद ये जो फैटी एसिड्स होते हैं वो स्किन के नीचे स्टोर रहते हैं, है ना। उसके बाद लिवर, लिवर के काफी सारे फंक्शंस है। लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये बेसिकली केजीज का वेट होता है। ये इसके फंक्शंस भी काफी सारे होते हैं, बाइल जूस के अलावा भी इसके कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, अमीनो एसिड लेवल को कंट्रोल करता है, आरबीसी सिंथेसिस में हेल्प करता है, फाइब्रिनोजन और हेपारिन नाम के दो केमिकल्स मतलब प्रोड्यूस करता है। ये ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, मतलब जो भी एक्सेस H2 होता है वो अपने पास रख लेता है ताकि ब्लड वॉल्यूम से रेगुलेट हो जाए। उसके बाद ये डाइजेशन को डिटॉक्सिफाई कर देता है। सो बस इतना, डाइजेशन चैप्टर ये खत्म हुआ, नाच लो।